ठीक है। देखो अब हमारे पास में आता है निकल कर कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं म्यूचुअल फंड से। तो आपको इसको समझ के चलो कि पहले कोई भी आदमी म्यूचुअल फंड में क्यों पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है। तो सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि टुकड़ों में आपके पास में इक्विटी के अंदर या डिफरेंट तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाए, मतलब टुकड़ों में। मतलब इस पैसे को जो आप इन्वेस्ट अच्छा। करके चल रहे हो वो आप पार्ट्स में इन्वेस्ट करके चल रहे हो। मतलब आप एक साथ कोई पैसा नहीं लेके चल रहे, धीरे धीरे कर कर आप एक सिप करके चल रहे हो। तो सबसे पहली चीज आपके पास में है कि आप कुछ पैसा इकट्ठा कर देते हो म्यूचुअल फंड में, और वो भी सिप के अंदर। तो आपके जो अमाउंट होता है ना, तो मतलब एक बार में बहुत बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्ट करके चलते हो, और ना ही आप एक बार इन्वेस्ट करके चलते हो। तो आप क्या करते हो, आप म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट कर कर चलते हो, तो पहली बात तो आप उसे कॉन्टिन्यूस इन्वेस्टमेंट करके चलते हो, और दूसरा एक छोटे अमाउंट को आप इन्वेस्ट करके चलते हो। तो आपके पास में जितनी भी चीज आती हैं, मतलब जो भी एनएवीज आप परचेज करते हो या उनसे जो भी चीज परचेज की जाती है, वो एक एवरेज रेट पर परचेज की जाती है। अब ऐसे आप अकेले नहीं होते, म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो इसके अंदर काम की चीज जो है जो बन सकती है वो ये बन सकती है कि म्यूचुअल फंड मोबिलाइज करते हैं मनी को सारे पॉसिबल इन्वेस्टर से। तो क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या करते हैं। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड मोबिलाइज करते हैं मनी को सारे पॉसिबल इन्वेस्टर्स से। अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या होंगे, उनकी डिफरेंट तरीके की इन्वेस्टमेंट की प्रेफरेंसेस होंगी और डिफरेंट तरीके की उनकी नीड्स होंगी। जैसे हम्म। प्रेफरेंसेस क्या ठीक है। होंगी, नीड्स क्या होंगी। तो हम ये समझा के चलेंगे कि सर देखो, जितने भी लोग हैं वो अलग अलग तरीके की, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट है। मतलब किसी की एज अभी 23 से 25 से 25 साल है, और उसके लाइफ हम्म। में बहुत सारे गोल्स उसके सामने बने पड़े हैं। और एक वो है कि जिसकी एज है 55 से 60 साल, और उसके भी लाइफ के अंदर कुछ गोल्स हैं। तो एक अपनी लाइफ में बड़े रिस्क उठाना चाहता है और उठा सकता भी है, और एक अपनी लाइफ के अंदर बड़े रिस्क ना तो उठाना चाहता और ना उठा सकता। तो उसके हिसाब से हर एक की इन्वेस्टमेंट करने की जो प्रेफरेंसेज हैं वो एज पर उसके रिस्क अलग अलग होंगी, और हर एक की जो रिक्वायरमेंट की नीड्स है। अब जैसे कि एक ओल्ड पर्सन है, तो उसकी क्या नीड है भाई, उसकी नीड है रेगुलर इनकम। तो उसकी नीड अलग है। और जो आपके पास में एक यंग एज का कोई पर्सन है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है भाई, उसकी रिक्वायरमेंट है कि पैसा जल्द तेजी से ग्रो और ज्यादा ग्रो, उसके बाद मतलब सिप करने के लिए ज्यादा वक्त है। तो इन्वेस्टमेंट की हम्म। प्रेफरेंसेस हम यहाँ पर समझते हैं, और ये बात हम समझाकर चलते हैं। अब उससे क्या होता है कि एक पूल ऑफ मनी इकट्ठा हो जाएगा। मतलब डिफरेंट तरीके के लोग हैं, उन्होंने पैसा दिया, तो एक डिफरेंट पूल ऑफ मनी आपके पास में आ गया। और म्यूचुअल फंड क्या करता है आपके पास में, इस पूल ऑफ मनी का इस्तेमाल करता है। और कई बार इस पूल ऑफ मनी को ही म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम कहा जाता है, क्योंकि ये जो पैसा इकट्ठा हुआ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए इकट्ठा हुआ। और ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ये हमेशा प्री अनाउंस होते हैं। ये नहीं कि मार्केट के अंदर गोल्ड ज्यादा ग्रो कर रहा है तो पैसा निकालकर गोल्ड में डाल दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर उस इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव गोल्ड को इकट्ठा करना है, तो वो अलग अलग महीने में अलग अलग वक्त पर गोल्ड को ही इकट्ठा कर कर चलेगी, और उस पैसे का इस्तेमाल गोल्ड को ही इकट्ठा करने में किया जाएगा। अगर उस स्कीम का मकसद डिफरेंट प्रॉपर्टीज को परचेज करना है, तो उसको उसके मेन ऑब्जेक्टिव उस सारे पैसे से प्रॉपर्टीज को ही परचेज किया जाएगा। वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एज पर द नीड एंड प्रेफरेंस, ये पहले से ही डिफाइंड होते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम के अंदर। अब हर एक की किस तरीके की बेसिक नीड होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक को पैसे की सेफ्टी चाहिए होती है, लिक्विडिटी चाहिए होती है, और रिटर्न्स। तो ये तीन चीजें हमारे दिमाग में रहती हैं कि एक पर्सन रिस्क हम्म। कितना उठा सकता है, इसके अलावा उसको कितने लंबे समय के लिए रिस्क उठाना है, और वो किस तरीके के रिटर्न्स को टारगेट कर कर चल रहा है। मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये बात आप याद रखोगे। टेक्निकल टर्म्स है वो जब जरूर कर देना। कोई ठीक बात है। नहीं, आप मुझसे मांग लेना, मैं अगर भूल भी जाऊं तो मैं आपको भेज दूंगा। ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली है ना। तो हमारे पास ठीक है। में क्या जरूरी है, ये तीन चीजें जब हम किसी इंसान से बात करेंगे तो हम उसे बता के चलेंगे कि सर जब आप किसी इन्वेस्टमेंट में स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो आप क्या चीजें देखकर चलते हो। तो वो कहेगा, फिर से जारी है वॉइस। अच्छा, जब कभी आप किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में या किसी म्यूचुअल आपके फंड, पास शायद बेटे आप चिंता मत करो, अगर आपको आपके आवाज पास नहीं में भी, शायद कम है नेटवर्क। आप बच्चे मेरी एक बात सुनो, अगर मेरे पास में आपके नेटवर्क में अगर कोई दिक्कत आती भी है ना, तो आपका ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो देखो, तो हमारे पास में जब कभी भी कोई इंसान किसी इन्वेस्टमेंट को करने के लिए जाता है या किसी स्कीम को चूज करता है, तो वो तीन चीजें दिमाग में रख के चलता है। सबसे पहली चीज होती है आपके पास में कि उसका पैसा कितना सेफ है, मतलब सेफ्टी को, मतलब कि उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, कितने पैसे का रिस्क वो उठा सकता है।
दूसरी चीज़ आपके पास में लिक्विडिटी को, कि उसको ये जो पैसा है ये कब चाहिए होगा, और जब उसको चाहिए होगा तब उसको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। और तीसरी चीज़ है कि किस तरीके के रिटर्न को वो टारगेट करके चल रहा है। अब हर एक तरीके की इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के लिए डिफरेंट तरीके की स्कीम्स होती हैं। अब जैसे कि देखो कुछ स्कीम्स के बारे में बताया गया है, और ये चैप्टर हमारे को बहुत ज़्यादा डेप्थ में समझाता है कि अब हम लोग धीरे धीरे कर कर प्रॉपर अब म्यूचुअल फंड्स को समझना शुरू कर चुके होते हैं। देखो ऐसी स्कीम जो रीजनेबल इनकम प्रोवाइड करके चलती है हाई लिक्विडिटी के साथ में, और ओवरनाइट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके चलती है, इसको बोलते हैं ओवरनाइट फंड। तो देखो नाम से क्लियर हो जाता है, इसका नाम है ओवरनाइट फंड। तो ओवरनाइट फंड पैसे को वहां इन्वेस्ट करके चलेगा जिसके अंदर हाई लिक्विडिटी होगी, मतलब आज मतलब ओवरनाइट में, और एक ही बिजनेस डे के अंदर उसके अंदर से रिटर्न निकल कर आ जाएगी, एक ही बिजनेस डे के अंदर उसकी मैच्योरिटी हो जाएगी। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक ऐसी स्कीम जिसका नाम है ओवरनाइट फंड। ओवरनाइट फंड ऐसी स्कीम्स के अंदर, ऐसी पॉलिसीज के अंदर अपने पैसे को लगाकर चलेगा जहां से वो एक ही बिजनेस डे के अंदर रिटर्न निकाल कर दिखा सकता हो। दूसरे तरीके का हमारे पास में फंड आएगा, नाम से ही पता चलता है इस फंड का नाम रहेगा इक्विटी फंड। तो इक्विटी फंड का मतलब है कि एक ऐसा पोर्टफोलियो जो प्रीडोमिनेंटली पैसे को केवल इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करके चलेगा, मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक्स के अंदर ही पैसे लगाकर चलेगा, ये फंड कहलाएगा इक्विटी फंड। अब अगली चीज निकल कर आती है, इसका नाम है हाइब्रिड फंड, और ये हमने मार्क कर लिया ऑलरेडी ओवरनाइट फंड, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब अगली चीज निकल कर आती है हमारा हाइब्रिड। देखो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, तो हाइब्रिड का मतलब होता है दो चीजों को एक साथ में मिक्स करके चलना। जब कभी आप दो चीजों को एक साथ मिक्स करते हो तो इसको हाइब्रिड कहते हैं। अब जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, कि कुछ ऐसी गाड़ियां बनती हैं जो आपके पास में स्टार्ट तो होती हैं पेट्रोल पर, लेकिन जब वो चलना शुरू होती हैं तो वो शिफ्ट हो जाती हैं सीएनजी पर। तो ये होती हैं आपके पास में हाइब्रिड। तो उसके अंदर क्या है कि मतलब जब उन्होंने गाड़ी को स्टार्ट करना है, तो या जब कभी उनको पिकअप की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो वो उसको पेट्रोल पर शिफ्ट कर देते हैं। और जब उनको आपका एक मतलब नॉर्मल एक एवरेज उन्हें निकालना होता है और ज़्यादा ताकत नहीं चाहिए होती है गाड़ी के अंदर, तब वो उसको सीएनजी पर शिफ्ट कर देते हैं। अब इसे और ज़्यादा एग्जाम्पल से समझाया उन्होंने। तो कहते हैं कि अगर आपके पास में जैसे कोई गाड़ी बनी, वो पेट्रोल के साथ साथ अगर इलेक्ट्रिसिटी पर भी चलकर चलती है, तो कभी वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी इंजन का इस्तेमाल करती है, और कभी वो पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल करती है, तो ये हो गया आपका हाइब्रिड। अब हाइब्रिड फंड कौन होगा, तो बेसिकली इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म में कैपिटल को एप्रिशिएट करना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा लॉन्ग टर्म में कैपिटल को एप्रिशिएट करना। और ये क्या करके चलती है, अपना कुछ पैसा रख के चलती है आपके पास में, ये इन्वेस्ट करके चलती है कुछ पैसा अपना डेप्ट में, मतलब किसी उधार में जहां से एक फिक्स रिटर्न आ सकती हो, और कुछ पैसा बाकी के मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जिससे कि एक रेगुलर इनकम आ सकती हो, और उसके साथ साथ इक्विटी के अंदर भी पैसा। मतलब ये जो स्कीम्स होंगी ये पैसे को इन्वेस्ट करके चलेंगी, एक तो इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करके चलेंगी या इक्विटी के रिलेटेड सिक्योरिटीज के अंदर। इसके साथ साथ ये पैसे को इन्वेस्ट करके चलेंगी डेप्ट में भी और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर भी। कहने का मतलब है ये एक ऐसा फंड होगा जो पैसे को, उसको ऐसा लगता होगा कि ये पैसे को बॉन्ड्स में डाला जा सकता है, तो वो बॉन्ड्स के अंदर डाल देंगे। लेकिन जब उन्हें लगता है कि बॉन्ड्स की यील्ड गिर जाएगी, तो वहां से अपना पैसा को निकाल भी सकते हैं और वो आपका इक्विटी में डाल सकते हैं। अब इसके अंदर ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि स्कीम पहले से डिफाइन कर देती है कि 80% हम डाल के चलेंगे इक्विटी के अंदर और 20% हम डाल के चलेंगे डेब्ट के अंदर। और कई बार स्कीम ऐसा डिफाइन कर देती है कि 50% हम इक्विटी में डालेंगे और 50% हम डेब्ट में डालेंगे, या फिर 20% हम इक्विटी में डालेंगे और 80% हम डेब्ट में डालेंगे। तो ये ना अलग अलग तरीके के फंड्स, अलग अलग तरीके के फंड हाउसेस, अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड्स अलग अलग तरीके की अपनी स्कीम्स निकालते हैं जिसमें वो पैसे को डालकर चलते हैं हाइब्रिड फंड के जरिए। तो सबसे ज़्यादा अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ओवरनाइट फंड, इक्विटी फंड और हाइब्रिड फंड, इन तीनों फंड में सबसे ज़्यादा रिस्की कौन सा है? ओवरनाइट। इक्विटी। ओवरनाइट तो क्यों? आपको एक ही रात में पैसा बना के देने वालों से है। अगर वो ना बना पाया तो? अगर वो ना बना पाया तो मतलब उस कंडीशन में बेसिकली क्या है कि आप देखो, ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करके चलते हैं, ओवरनाइट सिक्योरिटी होती है, जनरली अच्छा। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी की नीड्स होती हैं, और उनको अपने हिसाब को मैच करना होता है ना। तो मतलब ठीक है, इनको ठीक है, बोलते ठीक। हैं कॉल ऑप्शंस बोलते हैं। तो मतलब ये क्या होता है, ये ओवरनाइट ही पैसा बना के देते हैं, कई बार ज़्यादा नहीं बना पाते, ये बात तो बिल्कुल सही बात है, कई बार ज़्यादा नहीं बना पाते। अब जैसे किसी ने अगर अपनी मतलब किस्त पे करनी है, सोच के चलो, और उसकी पेमेंट आनी है सिर्फ 5 दिन के बाद,
लेकिन अगर वो किस्त को आज जमा नहीं कर पाएगा तो बैंक उसके ऊपर एक पेनल्टी लगा देगा और मतलब उसकी सिबिल भी खराब होगी। तो उस कंडीशन में वो क्या ओके करता है, ओके वो बेटा। मतलब हाई इंटरेस्ट रेट पर किसी से एक दिन के लिए पैसा उधार ले लेगा। इंटरेस्ट रेट हम्म हाई होगा, लेकिन वो सिर्फ एक ही दिन के लिए लेगा और फिर उसके बाद में जैसे उसकी पेमेंट आएगी वो उसको क्लियर कर देगा। तो ये ओवरनाइट फंड, हालांकि मतलब ये बात तो सही है कि मतलब पैसा डूब भी सकता है और वो पैसा ना वापस कर पाए तो रिस्की भी है। पर सबसे ज्यादा रिस्की होती है इक्विटी, क्योंकि इक्विटी बहुत ज्यादा तेजी से राइज भी करती है और बहुत ज्यादा तेजी से फॉल भी होती है, और ये एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है। ओवरनाइट फंड में आपको एक ही रात में सब कुछ पता चल जाएगा, मतलब आपको ज्यादा इसमें टेंशन हम्म, लेने की जरूरत होगी नहीं, एक ही रात में आपको पता चल जाएगा। जी। और सबसे कम रिस्की कौन सा हुआ? हाइब्रिड। हाइब्रिड वाला, क्योंकि इसके अंदर मतलब इन तीनों के कंपैरिजन में हाइब्रिड वाला कम रिस्की हुआ। अब उसके बाद आते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के फंड। अब लॉन्ग ड्यूरेशन के फंड का एक ही काम है कि वो आपको फिक्स्ड इनकम, मतलब फिक्स्ड इनकम जनरेट कर कर दे पाए, फिक्स्ड इनकम की सिक्योरिटी से एक रेगुलर इनकम निकाल कर आपको दे पाए। और जनरली ये पैसा कहाँ जाता है, ये पैसा बॉन्ड्स के अंदर ही ज्यादा अच्छा निकल के आ पाता है। मतलब इक्विटी से कभी फिक्स रिटर्न नहीं निकाली जा सकती, मतलब निकाल सकते हो पर निकाल नहीं पाते। अब निकालने के लिए मतलब बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, पर तो इनसे एक फिक्स इनकम इक्विटी से नहीं निकल पाती। और जनरली किन से थ्रू निकल पाती है, जब कभी आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर कर चलते हो बॉन्ड्स के अंदर, तब आप इसके अंदर से इसको आप निकाल पाते हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? जी। ठीक है, अच्छा अब इसको एक बार आप इसे चाहोगे तो आप इसे रीड करोगे। अब आती है निकल कर कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज क्या रहती है म्यूचुअल फंड्स की। तो क्या है, सीधी सीधा एक ही आपके पास में ऑब्जेक्टिव रहता है कि सबसे पहले एक स्कीम को बनाया जाएगा और उस स्कीम को एज पर द एसेट कैटेगरीज, मतलब उस स्कीम को लॉन्च कर दिया जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे, हम उस स्कीम को लॉन्च कर देंगे और लॉन्च करने के बाद जैसे उसकी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज है, मतलब कि उसने कितना पैसा डेप्ट में डालना है, कितना पैसा आपके इसमें इक्विटी में डालना है, वो उसमें डालकर चलेगा। तो हम इसके देखेंगे आपके इसमें कि वंस सबसे पहले आपके इसमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव जैसे ही फाइनलाइज हो जाएगा, म्यूचुअल फंड की हम्म इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आ जाती है। और फिर वो उसके बाद में एसेट एलोकेशन करना शुरू करती है। स्कीम का काम है एसेट्स को एलोकेट करना और इन्वेस्टमेंट के स्टाइल को चूज कर लेना। अब एसेट एलोकेशन का मतलब क्या हुआ? तो एसेट एलोकेशन का मतलब ये होता है कि एसेट क्या होते हैं, एसेट वो होते हैं जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वही तो एसेट्स हैं। अब वो कौन कौन से हैं, इक्विटी हम्म के अंदर है, डेप्ट के अंदर है, बॉन्ड्स के अंदर है, क्या करना है? तो ये क्या आपके इसमें एसेट्स हैं, या गोल्ड के अंदर है, ये एसेट्स हैं। अब एसेट्स एलोकेशन जी। का मतलब है कि आपके पास वो जो 100 रुपए है, मतलब 100 को ही मान के चलिएगा कि आपके हम्म पास में 100 रुपए हम्म हैं, क्योंकि हमेशा परसेंटेज टर्म्स में होता है। इन 100 रुपए के कितने पोर्शन को आपने डालना है बॉन्ड्स में, कितने पैसे को डालना हम्म है इक्विटी के अंदर, कितने पैसे को डालना है आपने मतलब गोल्ड के अंदर, या कितने पैसे को आपने एक हाई रिस्क वाली इक्विटी के अंदर या लो रिस्क वाली इक्विटी के अंदर डालकर चलना है। तो क्या होगा, ये 3 या 4 जगह पे वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उन 100 रुपए का, क्योंकि ये हमेशा परसेंटेज के टर्म्स में होता है, इसको बोलते हैं हम्म एसेट एलोकेशन करना। ये इन्वेस्टमेंट का स्टाइल भी कहा जाता है इसको। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्या? चलिए, अब क्या जी। होता है, देखो ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा बनता है कि यार जो भी कुछ है ये हमें पढ़ने को कहाँ मिलेगा, देखने को कहाँ मिलता है? तो कहते हैं ये जो भी कुछ है, ये स्कीम का जो एसेट एलोकेशन है ये डिस्क्लोज किया जाता है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के अंदर। और उस स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट का नाम होता है सिड। तो सिड क्या चीज है? तो आप बताओगे कि यार जब कभी म्यूचुअल फंड ने किसी स्कीम के अंदर किस तरीके के एसेट्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, तो उन एसेट एलोकेशन के का जो एसेट एलोकेशन है ये किन कागजों में दिखाई देगा, ये जिन कागजों के अंदर दिखाई देता है उन कागजों का नाम होता है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जो स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन देकर चल रहा है। अब आपसे कहते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इसके अंदर वो सब कुछ होता है कि फंड का मैनेजर कौन है, वो किस तरीके के डिफरेंट स्टाइल्स को अडॉप्ट करके चलेगा। मतलब अब स्टाइल कौन कौन से होते हैं, कि उसका स्टाइल क्या है, ग्रोथ का स्टाइल है या वो वैल्यू का स्टाइल लेके चल रहा है, या डिफरेंट तरीके के पोर्टफोलियोज को कॉन्सेंट्रेट करके चल रहा है, मतलब वो फोकस किस चीज के ऊपर करके चल रहा है, या फिर वो आपके पास में फंड्स को डाइवर्सिफाई करके चल रहा है। अब इन दोनों का मतलब समझते हैं। देखो, फोकस फंड का मतलब है, नाम से पता चल रहा है कि फोकस करके चलने वाला फंड है। फोकस करने का मतलब है कि अगर कोई डेप्थ के अंदर फोकस करके चल रहा है तो वो बहुत बड़ा पोर्शन डेप्थ में ही इन्वेस्ट कर कर चलेगा। डाइवर्सिफाइड का मतलब हो गया कि बहुत सारे, मतलब वो 100 रुपए अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, कि सारा पैसा एक साथ ना तो ऊपर राइज कर सकता है फिर डाइवर्सिफाइड फंड के अंदर, ना ही सारा पैसा एक साथ नीचे गिर सकता है। मतलब ये पैसा इसमें से कोई एक एसेट ऐसा होगा जो ऊपर जाएगा, तो कोई एक एसेट नीचे भी जा रहा होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि सारे एसेट्स एक साथ राइज कर रहे होंगे। तो वो जो डाइवर्सिफाइड फंड है ये बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देता।
पर ये क्या है कि बहुत बड़ा फायदा नहीं करता। जो फोकस फंड है ये नुकसान भी बड़ा दे सकता है और ये फायदा भी बड़ा दे सकता है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? हाँ जी। तो देखो, अब स्कीम की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो दो चीजें बताकर चलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये बहुत क्वेश्चन देखो बार बार ये वर्ड पूछे जा रहे हैं कि दो एस्पेक्ट्स क्या हैं। तो डिस्क्लोज कर कर चलने होते हैं दो एस्पेक्ट्स। पहला तो एसेट में किस जगह पैसा जाना है, मतलब एसेट की एलोकेशन, और आपकी इन्वेस्टमेंट का स्टाइल क्या है। मैं उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे और ये काफी इंटरेस्टिंग भी आपको लग रहे होंगे। आगे के लेक्चर